अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 टर्निंग ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस। तो सबसे पहले टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि लाइक और अनलाइक फोर्सेस होती क्या हैं। स्टूडेंट्स, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस में डिफरेंस वैसे बहुत ही माइनर है, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लाइक फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक फोर्सेस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेस होती हैं। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें हमारे पास साथ साथ एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एक दूसरे को टक्कर नहीं मारेंगी और हमेशा जो है वो एक दूसरे मतलब सीधी ही जाएंगी। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सेम डिस्टेंस के साथ वो चलती रहेंगी। तो अनलाइक लाइक फोर्सेस में ये होता है कि हमारे पास दो जो है वो पैरेलल फोर्सेस होंगी, ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही होंगी। अगर किसी भी रिजिड, ये हमारे पास जो है ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर किसी भी रिजिड बॉडी में हमारे पास दो जो हैं फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस हैं, वो सेम डायरेक्शन में हों, अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन होगी तो ये हमारे पास लाइक फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप कह लेंगे फोर्स F1 और F2, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइक फोर्सेस हैं। सेम गोज विद अनलाइक फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस में ये होता है कि दो हमारे पास पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, सेम दो पैरेलल फोर्सेस होंगी, लेकिन क्या होगी कि उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। इसमें डायरेक्शन जो है हमारे पास सेम होती है, इसमें डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास ऐसे होगा F3 और F4, F1 है, F2 है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, F3 और F4 एक नीचे की तरफ आ रही है, एक ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी पे एक्ट हो रही हैं। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे एक्ट हो, ये किसी तरह भी हो सकते हैं, ये इस तरफ से भी एक्ट हो सकते हैं, इस तरफ से भी एक्ट हो सकते हैं, ये हर तरफ से एक्ट हो सकती हैं। ठीक है, लाइक और अनलाइक फोर्सेस में ये होता है। तो ये जो है किसी भी रिजिड बॉडी पे एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रिजिड बॉडी में जो है मूवमेंट पैदा होती है या वो जो है वो एक्शन में आती है। मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ, बुक में ये जो है हमारा ये वाला टॉपिक है, इसमें आप ये फुल पैराग्राफ ही करेंगे। सेम वही गोज विद दिस कि जो है F1 और F2 हमारे पास फोर्सेस हैं, F3 है। अब ये हमारे पास दोनों लाइक फोर्सेस हैं, लेकिन अगर इन दोनों को हम देखें तो ये अनलाइक फोर्सेस है, क्योंकि ऊपर को जा रही है, ये नीचे को जा रही है, अपवर्ड एक्ट हो रही है, ये डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फोर्सेस आएगी। अगर आप जो है यहाँ तक हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की डिफाइन आ जाती है और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डिफाइन आ जाती है। F1 F2 F3 F4 जो है हमारे पास अनलाइक फोर्सेस, उन्होंने हमें बताया भी है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक से आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी में हमारे पास डिफाइन उसकी ये है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ बॉडी रिमेन सेम अंडर एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका एक ये कॉर्नर है हमारे पास, एक इसका ये कॉर्नर है। अगर हम इन दोनों कॉर्नर्स पे फोर्स लगा भी दें तब भी ये दोनों जो फोर्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पत्थर लिया है, ठीक है, एक पत्थर आपने लिया स्क्वायर शेप में, उसका एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। अब इन दोनों पे आप बेशक दोनों हाथों से जोर लगा लें, जैसे मर्जी आप इस पर अपनी जो ताकत आजमाई कर लें, लेकिन स्टिल जो है ये दोनों कॉर्नर्स का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो कम नहीं होगा। वो एक रिजिड बॉडी, जैसे कि आप रबर बैंड लेते हैं या फिर आप कोई फॉर्म लेते हैं या फिर आप कोई सॉफ्ट चीज़ लेते हैं, उसको आप पकड़ते हैं, उसको अपने हाथ में ज़ोर से दबाते हैं तो उनके कॉर्नर्स जो हैं, उनका जो डिस्टेंस होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, वो तो मर्ज हो जाता है। आप क्ले लेते हैं, क्ले को आप हाथ में ज़ोर से दबाते हैं तो उसका तो जो कॉर्नर्स होते हैं वो तो मर्ज हो जाते हैं एक तरह से, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। ऐसी रिजिड बॉडीज़ पे फोर्स लगती है हमारे पास, स्टिल जो है उनके कॉर्नर्स का डिस्टेंस कम नहीं होता, वो हमारे पास रिजिड बॉडी है। ये इसकी बुक से हम डिफाइन है इसकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सिस रोटेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, एक्सिस रोटेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने एक स्पेशल रोटेशन दी, उसको घुमाया है हमने। अब जब हम उसको घुमा रहे होंगे तो अब एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, ठीक है, इसको हमने एक पॉइंट पे हम जो है इसको रोटेट करवाना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है, एक फिक्स सर्कल में वो रोटेट कर रहे होंगे और वो फिक्स एक शेप बना रहे होंगे। उसमें जो हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पे दो पॉइंट है, ये एक्सिस रोटेशन होंगे क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो इनके गिर्द ही मूव कर रहे होंगे। रिजिड बॉडी इनकी इस सर्कल में ही मूव करेगी क्योंकि वो एक रिजिड बॉडी, उस पर फोर्सेस एक्ट जो हैं वो नहीं होती हैं। सेम मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ कि उन्होंने हमें कहा है कि रोटेशन में पार्टिकल जो रिजिड बॉडी के होते हैं वो एक फिक्स सर्कल में रोटेट करते हैं और
स्ट्रेट बॉडी लाइन जो ज्वाइन करी होती है सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब ये जो है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिजिड बॉडी थी रोटेट करी और ये दो हमारे पास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास बुक में आ जाता है कि लाइन अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक ऐसी लाइन जिसके गिर्द जो फोर्स है वो एक्ट करी, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। कोई भी लाइन है, मैं वैसे ज़रूरी नहीं कि यही इसी बात को मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई भी लाइन जैसे सीसॉ है, ठीक है, उसमें जो है वो फोर्स एक लाइन के साथ एक्ट कर रही होती है, अब वो क्या है, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है। अब ये तो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिफाइन आ गई कि जिस भी लाइन के साथ, जिस भी लाइन पे जो फोर्स है, जिस भी लाइन के अलॉन्ग जो है फोर्स एक्ट कर रही होगी वो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है। तो डिफाइन में हमें बात पता चल गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिफाइन है वो मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स की है। मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स को समझने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगी कि हमारे पास जो एक दरवाज़ा होता है, अब जो दरवाज़ा तो उसकी नॉब यहाँ पे होती है, हम उस दरवाजे को इस नॉब पे हम फोर्स लगाते हैं, वो दरवाज़ा वो खुल जाता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े गेट होते हैं उनकी नॉब्स, चाहे वो जितने भी बड़े हैं, उनकी नॉब्स हमेशा कॉर्नर पे होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है, दरमियान में नहीं होती, हमेशा यहाँ पे होती हैं। अब जो उस गेट को खोलना भी बहुत ईजी होता है, आप उसको धक्का लगाते हो, थोड़ा सा उसको नॉब को खोल दो, थोड़ा सा उस पर प्रेस करते हो, उसको पुश करते हो और वो जो दरवाज़ा पूरा पूरा खुल जाता है। लेकिन जो दरवाजे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनकी नॉब जो है उनको यहाँ से जुड़े होते हैं दीवार के साथ, यहाँ पे उनकी हिंज होती है और यहाँ पे उनकी नॉब होती है, ठीक है, वो थोड़ा खोलना भी उनको मुश्किल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई होती है। फिजिक्स कैसे अप्लाई होती है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि जब भी किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो है वो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स में रोटेशन के हिसाब से ज़्यादा होता है, तो वो मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स होता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास ये नॉब हमारे पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब इसका लाइन एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इसका लाइन एक्शन ऑफ फोर्स ये है, ठीक है। अब इनके में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब फोर्स आपने यहाँ पे लगाई है, गेट जो है वो ऊपर से भी हिल रहा है, यहाँ से भी, बेशक उसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना, उसकी जो लाइन एक्शन ऑफ फोर्स है उससे वो उतना ज़्यादा उसको मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स होगा। अब जो फोर्स है वो किस पे लग रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये हिंज है ना जो दीवार के साथ दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, बेसिकली लाइन एक्शन ऑफ फोर्स तो वो है, क्योंकि उस पर फोर्स लग, नॉब तो जरिया है ना एक इस पर फोर्स लगने का, नॉब इस पर फोर्स लगाता है, ये जो है आगे पीछे होती है तो दरवाज़ा खुलता है। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा इसका मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स होती है, ठीक है। बुक में भी हमें जो है यही एग्जाम्पल दी गई है कि डोर और जो विंडो होती है हमेशा उसके लार्जर डिस्टेंस पे जो है उसके नॉब को जो है वो अप्लाई किया जाता है ताकि कम फोर्स हमारे लगे। जितनी हमारी कम फोर्स लगेगी उतनी जल्दी दरवाज़ा खुल जाएगा, जितनी हमारी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी देर से दरवाज़ा खुलेगा। सो दैट्स ऑल ये चीज़ है वर्क करती है। ऐसे ही जो नट होल्डर्स होते हैं, जब आपको नट खोलना होता है तो आप बिल्कुल इसको यहाँ से नहीं पकड़ते हो, आप उसको पीछे से यहाँ से पकड़ते हो और मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स को क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स है, सिंपली मोमेंटम आर्म जिसको आप कहते हो, ये वो चीज़ थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है। जो भी टर्निंग इफेक्ट होता है ना फोर्स का, वो हम एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं, इसको मोमेंटम फोर्स या टॉर्क कहते हैं। अब जो भी चीज़ घूमने वाली है ना, जो भी चीज़ रोटेशन में है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी चीज़ का टर्निंग इफेक्ट है, चाहे वो स्पिनर है, चाहे वो एक नट बोल्ट है, चाहे वो एक नॉब है, चाहे वो कोई भी चीज़ है जो घूमने वाली है, उसके टर्निंग इफेक्ट को जब भी हमने मेजर करना होगा ना, हम टॉर्क को और मोमेंटम ऑफ फोर्स के जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है उन्होंने फॉर्मूला का, ये टॉर्क का साइन है, ये फोर्स का है और ये लेंथ का है, ठीक है। अब उन्होंने हमें बता दिया है कि जब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को कैलकुलेट करना होता है तो हम करते हैं टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स टर्निंग इफेक्ट हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज हमारे पास कैसे होता है, क्लॉकवाइज हमारे पास होता है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है, राइट, और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है, राइट। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास होगा तो तब हमारे पास टॉर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा। इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो लाइन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को ज्वाइन कर रही होती है ना, फोर्स उस जिस पे फोर्स एक्ट कर रही होती है वो परपेंडिकुलर नहीं होता फोर्स के। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई जो लाइन है
तो कोई भी जो अगर फोर्स है ना और वो एक्ट हो रही है, ठीक है, और एक्सिस रोटेशन जो है उस पर एक्ट हो रही है, फोर्स जो है, और वो फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस रोटेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक्सिस रोटेशन था और यहाँ पे दरवाजे की हिंज थी, तो बेसिकली परपेंडिकुलर थे, तो ये मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स है। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, कोई भी हमारे पास लाइन एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हमारे पास मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स नहीं होगा। ये एक कंडीशन है हमारे पास कि हमें जो है वो एक लाइन एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर चाहिए एक्सिस रोटेशन से, देन ही हमारे पास जो है मोमेंटम आर्म ऑफ फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगा और हमारे पास एंगल क्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रही है और फोर्स ऐसे एक्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक एंगल है वो थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो एफ साइन थीटा बनेगा, ठीक है। वैसे ही एक ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। नेक्स्ट जो हमारे पास है कपल क्या होता है? अब कपल जो है एक बहुत स्पेशल टाइप की टॉर्क होती है, ठीक है। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, पैरेलल फोर्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। जब हम एक वाटर लूप जो है उसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, हम कोई भी जब चाबी है वो लॉक में घुमाते हैं, और हम कोई भी लिड है जार का उसको ओपन करते हैं, तो ये सारी जो है कपल की एग्जाम्पल, उसमें क्योंकि दो फोर्सेज एक्ट हो रही होती हैं। अब इसकी डिफाइन क्या है कि जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम बॉडी, दे फॉर्म अ कपल, ठीक है। अब दो फोर्सेज हैं। अब जब लिड आप घुमाते हैं, एक जार की लिड है, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो जार होता है उसमें ऐसे लाइनिंग हुई होती है, जो जार होता है उस पर लाइनिंग हुई होती है, फिर उसके ऊपर कैप होता है और उसी को हम घुमाते हैं। अब क्या होता है कि दो इक्वल फोर्सेज होती हैं, जो जार पे भी अप्लाई हो रही थी, जो कैप पे भी अप्लाई हो रही थी। जब हम उसको घुमाते हैं तो क्या होता है कि वो जो ढक्कन है वो खुल जाता है, वो बंद हो जाता है। अब एक सेम ही ऑब्जेक्ट पे, एक सेम बॉडी पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो इक्वल फोर्स लग रही होती है और वो ये चीज़ को कपल बना देती है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल इसकी डिफाइन है, इसमें कोई भी जो है ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस टॉर्क की एक फॉर्म है जो कि टर्निंग इफेक्ट से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।